अब आप रेलवे टिकट 7 दिन से पहले तक ही बुक करा पाएंगे। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 120 दिन वाला नियम खत्म कर दिया है। तो इस तरह से अब एडवांस बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले ही हो पाएगी। नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि अभी जो यात्री हैं जो 31 अक्टूबर तक टिकट लेंगे वो 120 दिन तक के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद नया नियम लागू हो जाएगा। वहीं ताज और गोमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में जिनकी एडवांस बुकिंग पहले से ही काफ़ी कम है उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। चलिए अब बात करेंगे एयरलाइंस की, जिनमें बम की अफवाह का सिलसिला आज भी जारी है। आज एयर इंडिया की 5, इंडिगो की 1 और विस्तारा की 1 फ्लाइट में बम की झूठी खबर के चलते डिस्टर्बेंस पैदा हुई। पिछले 3 दिन में 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट में बम की झूठी धमकी ने सरकार को एक्शन मोड में ला दिया है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, आज भी जो है झूठी बम की अफवाह सामने आई है, क्या कुछ एक्शन सरकार ले रही है? 3 दिनों को हम कैलकुलेट कर लें कितने इस तरह के होक्स कॉल्स आए हैं, तो कुल मिला के 26 के करीब ऐसी अफवाहें आई हैं जिसकी वजह से हवाई यातायात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। आज कुल मिला के 7 इस तरह के होक्स कॉल्स आए हैं। अधिकतर जो इसमें इस तरह के कॉल्स थे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। 5 एयर इंडिया, 1 विस्तारा का जो फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रहा था, उसमें 147 यात्री थे, उनको निकाला गया और फिर बाद में जांच में कुछ नहीं पाया। और ठीक इस तरह से इंडिगो का इस्तांबुल से दिल्ली, वहां पे भी पूरी जांच की गई। दरअसल होता यह है कि जब भी इस तरह का एक कॉल आता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और उस प्रोटोकॉल में भले ही ये एक होक्स कॉल हो, भले ही ये सोशल मीडिया के थ्रू आया हो, लेकिन पूरी एहतियात को बरता जाता है। और जब तमाम जांच की गई, बैगेजेस की जांच की गई, कुछ नहीं पाया गया। लेकिन अब सरकार इस पर काम कर रही है कि क्या हम इस तरह की सिचुएशन में कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि एंटी हाईजैकिंग को लेकर हमारे पास लॉ है, लेकिन इस तरह के होक्स कॉल को लेकर कैसे निपटा जाए। तो 2-3 बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है, और जिन चीजों पे विचार हो रहा है कि एक कानून, एंटी होक्स कॉल कानून बनाया जाए, इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों की जरूरत पड़ेगी, उस पर काम हो रहा है फिलहाल। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जो पाए जाते हैं, कल्पित पाए जाते हैं, उनको कितने समय के लिए हम नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं, इस पर काम हो रहा है। और आखिरकार कुछ जो खास की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अधिकतर जो होक्स कॉल आते हैं वो तब आते हैं जब जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर चुका होता है। तो वहां पे एयर मार्शल की मौजूदगी जो है सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगी। तो इन चीजों पर विचार हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि अलग अलग मंत्रालयों के बीच बैठक इसको लेकर होती रहेगी। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे सोने की, जिसकी चमक लगातार बढ़ती जा रही है। आज एमसीएक्स पर गोल्ड ने रिकॉर्ड स्तर छुआ है। 76,981 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई बनाकर वायदा बाजार में अपना दबदबा बनाया है। दूसरी ओर कॉमेक्स पर $2700 प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। खाड़ी देशों में जियोपॉलिटिकल संकट, अगले महीने यूएस में ब्याज दरों में कटौती की संभावना और आज जारी हो रहे ईसीबी रेट में कटौती की उम्मीद से सोने को सपोर्ट मिला है। अब एक नजर डालते हैं बाजार पर। बजाज ऑटो की कमजोर कमेंट्री ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 495 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 221 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं किन शेयर्स में गिरावट रही और कहां तेजी दिखाई दी? जी, अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज इसमें करीब करीब हमें 95 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली थी। एट द सेम टाइम निफ्टी में भी करीब 220 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब सीधा बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस आज करीब करीब 3% की बढ़त के साथ, एट द सेम टाइम टेक महिंद्रा में 2.5%, पारग्रेड में 1.5% और एलएनटी में हमें करीब करीब 1% की आज बढ़त देखने को मिली। लूजिंग पॉकेट्स में आज निफ्टी में बजाज ऑटो सबसे पहले नंबर पर रहा, करीबन 13% की इसमें गिरावट थी। श्रीराम फाइनेंस 4%, एमएनएम 3.5% और नेस्ले इंडिया में भी करीबन 3.5% की गिरावट देखी गई। मिड कैप 100 में अगर बात करें गेनिंग साइड में तो एम्फेसिस सबसे पहले नंबर पे था, करीबन 6% की बढ़त के साथ आईओबी 3%, आरवीएनएल 2% और केपीआई टेक में भी करीबन 2% का एक इजाफा देखने को मिला था। लूजिंग पॉकेट में ओबरा रियलिटी करीबन 6%, बीएससी लिमिटेड 6%, टाटा कम्युनिकेशन 5% और गोदरेज में हमें 2% की एक कमजोरी देखने को मिली। शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। तो बाजार में कम जगहों पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ये कहना है अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के फंड मैनेजर और क्वांट हेड आलोक अग्रवाल का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में आलोक अग्रवाल पावर, रियल एस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में बुलिश दिखाई दिए। अक्टूबर महीने में
FIs की बिकवाली भी काफी ज्यादा हुई है। मंथली नंबर कुछ 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज आज तक का हाईएस्ट मंथली नंबर है। अगर वैल्यूएशंस पे बात करें तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि मार्केट के वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े हायर लेवल पे हैं। ऐसे समय में जहां पे ग्रोथ और ग्रोथ की विजिबिलिटी कम होगी, उन जगहों पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी से नजर आ रही हो, क्वांटम भी अच्छा हो और सर्टेनिटी भी ज्यादा हो, उन एरियाज में रिस्क रिलेटिवली कम होता है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, एंड इसलिए उस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नजर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में जहां पे 10-12% की ग्रोथ आना मुश्किल हो रखा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में काफी एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली जैसे कि पावर हुआ या प्रीमियम रियल एस्टेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जैसे कि रिटेल जैसी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेसेस हैं और डिफेंस जैसी स्पेसेस हैं। यहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में भी रह सकती है। अब आपके प्रोविडेंट फंड पर हमेशा के लिए ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत एडिशनल बेनिफिट को हमेशा के लिए जारी रखने का फैसला लिया है। इसके क्या फायदे होंगे, जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या कुछ बदलाव किया गया है और EPFO के मेंबर्स को इसका कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल, अगर आप EPFO के मेंबर हैं या फिर कहें कि PF में आपका कंट्रीब्यूशन जाता, आपकी सैलरी से PF जाता है, तो बता दूं कि इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है, दूसरा हिस्सा होता है जो पेंशन फंड में जाता है, और एक तीसरा हिस्सा जो होता है वो इंश्योरेंस फंड में जाता है, जिसके तहत आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अब सरकार ने इंश्योरेंस कवर के जो बेनिफिट्स से फ़ायदे थे उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। ये फैसला हमेशा के लिए बढ़ाने का लिया गया है, इस पर कोई समय सीमा नहीं रहेगी। इसमें 2 खास बातें होती हैं। पहली बात कि अगर कोई मेंबर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी PF उसका कट रहा है और उस दौरान किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर है वो अब 7 लाख रुपए तक मिलेगी। 7 लाख रुपए तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 12 महीने के आखिरी 12 महीने की औसत सैलरी के आधार पर तय किया जाता है, और जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा मिलेगी, जिसकी सैलरी कम होती है उतनी कम मिलेगी, लेकिन 7 लाख रुपए तक मिलेगी। न्यूनतम जो बीमा की रकम है वो 2.5 लाख रुपए तक रहेगी। इसमें बोनस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस बोनस के हिस्से को भी 1,50,000 से बढ़ा करके 1,75,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि कोविड के समय में सरकार ने राहत देते हुए 28 अप्रैल 2021 को ये फैसला तो लिया था, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल के लिए लागू किया था। उस 3 साल की मियाद अब इस साल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने जब प्रोविडेंट फंड के पास जो पैसा है उसका जब हिसाब लगाया तो लगा कि नहीं, हम हमेशा के लिए बेनिफिट जारी रख सकते हैं। तो अब श्रम मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जो एडिशनल बेनिफिट है इंश्योरेंस कवर का, उसको हमेशा के लिए जारी किया जाएगा और इसके लिए एक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में लग्जरी घरों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। CBRE की रिपोर्ट में 4 करोड़ की कीमत से ज्यादा के घरों की मांग में जोरदार उछाल आया है। संवाददाता रोहन सिंह से जानते हैं और ज्यादा डिटेल्स। तो रोहन बताएं, ये रिपोर्ट क्या कह रही है, खासतौर पर अगर हम लग्जरी घरों की बिक्री की बात करें तो? जी, 4 करोड़ या उससे ज्यादा के मकान लग्जरी हाउसिंग की कैटेगरी में आते हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कैटेगरी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अगर पिछली तिमाही की बात करें, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक की बात करें, पिछले साल इसी समय के कंपैरिजन में लगभग 82% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला। वहीं अगर हम पूरे 9 महीने की जनवरी से लेकर सितंबर तक के महीनों को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी लगभग 38% की ग्रोथ है। ये जो आंकड़े हैं ये CBRE जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है उसके द्वारा दिए गए हैं। उसने अलग अलग शहरों में खासतौर पर जो टॉप सिटीज हैं उनका कंपैरिजन। चलिए अब आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। अगर आपको अपनी कार में फैंसी या फिर VIP नंबर प्लेट लगाने का शौक है तो हो सकता है कि उसको खरीदने पर आपको 18 या फिर 28% GST चुकाना पड़े। 20 अक्टूबर को होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में ऐसे करीब 100 आइटम्स पर GST दरों की समीक्षा होनी है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक बताएं, 20 अक्टूबर को GST पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में किन आइटम्स की समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, गाड़ी में VIP यानी फैंसी नंबर प्लेट लगाने का शौक आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जल्द ही इस पर GST लगाने की तैयारी चल रही है। जो CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि 20 अक्टूबर को
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक होने वाली है उसमें जो गाड़ियों के नंबर प्लेट की ई ऑक्शनिंग तमाम राज्यों में होती है उस अमाउंट पर जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल ये जो वीआईपी नंबर प्लेट्स होते हैं लाखों रुपए में बिकते हैं, लिहाजा इस पर माना जा रहा है कि ये एक अगर सर्विस होगी तो उस पर 18% होगा और अगर इसे हम लग्जरी के आइटम के तौर पर देखें तो इस पर 28% जीएसटी लग सकती है। अब जीओएम को ये तय करना है कि किस कैटेगरी में रखा जाए। इसके अलावा जो दूसरा आइटम है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से सिफारिश आई थी वेस्ट बंगाल की तरफ से कि जो व्हाइट गुड्स हैं खासतौर से जिनकी जीएसटी दरें 18-19 के दौरान कम की गई थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, जिसमें हेयर ड्रायर, डिश वॉशर जैसे आइटम शामिल हैं। तो कोशिश ये की जा रही है जीओएम में कि तमाम दरों का रिव्यू किया जाए ताकि एक तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बढ़ाने में मदद मिले और दूसरी तरफ से आम आदमी को राहत दी जा सके। आम आदमी को राहत देने की बात करें तो उसमें फूड, फुटवेयर और टेक्सटाइल जैसे आइटम हैं उनके दरों की समीक्षा होनी है, जिसमें ज्यादातर आइटम्स 12% जीएसटी के दरों में आते हैं। तो कोशिश जीओएम की तरफ से यही है कि इन दरों को किसी तरह से घटाया जाए और दूसरी तरफ से जो उसका क्षतिपूर्ति यानी कि जो कंपनसेट है उसको इस तरह के महंगे आइटम्स के साथ किया जाए। तो ये बैठक होनी है और इसकी जो सिफारिशें होंगी वो नवंबर में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें इन तमाम सिफारिशों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जॉब मार्केट में बढ़ता जेन जी का दबदबा। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Dancing in the dark, a game we're destined to play. We're more than the world that we dare in space. In the silence we'll find everything that we need. जाओ सुशीला और भरने दो अजय सिंघानिया को तुम्हारी मांग में सिंदूर। तुम्हारे बाप ने 5 लाख में खरीद लिया हमारे प्यार को सुशीला। तुम्हारे प्यार की कीमत अगर 5 लाख की थी तो तुम मनी कंट्रोल से पर्सनल लोन ले लेते ऑनलाइन बस चंद मिनटों में। क्या? सही सुना, मनी कंट्रोल पे अब मिलता है 5 लाख तक का पर्सनल लोन बस कुछ मिनटों में। डाउनलोड द ऐप नाउ। Onto the flight to my dreams, I soar so high with you by my side. I'm floating in the sky. Onto the flight to my dreams, I soar so high with you by my side. Introducing India's first intelligent CUV, the MG Windsor EV. Live business class. In the jungle of equity opportunities, small can be the new big. Introducing Trust MF Small Cap Fund, spotting big in small. New fund offer period 11th October to 25th October 2024. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मम्मा हमें मिस कर रही होगी ना? New GT line, Tygoon and Virtus. Volkswagen. 50 शेयर्स उठा लेना, राइट? डैड, आप हमेशा कहते हो ना कि वक्त के साथ चलना चाहिए, तो खुद क्यों नहीं चलते? मतलब ये कि आज भी आप पुराने तरीके से ट्रेड करके ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। सी, आई यूज शून्य। इंट्राडे हो या डिलीवरीज, कैश हो या फीचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज हो या करेंसी, सब पर ब्रोकरेज 0 है। क्या ये सेफ है? डैड, ये एक 10 साल से भी ज्यादा पुरानी सेबी रेगुलेटेड कंपनी है और शेयर्स तो आपके डीमैट में ही रहेंगे ना, सो रिस्क कैसा? तो आज से मैं भी शून्य यूज करूंगा। ब्रोकरेज देना हुआ पुराना, अब है शून्य का जमाना। शून्य बाय फिनवेशिया, ट्रेड कमीशन फ्री। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जहां रहो सुरक्षित रहो।
चारों ओर खुशियां ही खुशियां पाओ। तुम पर छप्पड़ फाड़ के खुशियां बरसे। इस त्योहार हर शुभकामना होगी पूरी टाटा मोटर्स के फेस्टिवल ऑफ कार्स में, जहां 31 अक्टूबर तक मिलेंगे इंडिया के सेफेस्ट कार्स गजब के फेस्टिव प्राइसेस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो ये बता रही है कि जेन जी जॉब मार्केट में अपनी धाक जमा रहा है। स्नैपचैट को चलाने वाली स्नैप इंक और बीसीजी की नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जेन जी की रिटेल स्पेंडिंग और बिहेवियर को स्टडी किया गया है। क्या कुछ डिटेल्स हैं बता रही हैं मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत। जेन जी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग भारत में हैं, यानी कि वो लोग जो इस समय 27 साल की उम्र से शायद 12 साल की उम्र के होंगे, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आप देखिए, ये भारत का बाजार है जहां पर साइलेंट जनरेशन या फिर हम बूमर्स कहते हैं, उनकी आबादी लगभग 16 करोड़ के आसपास की है। उसके बाद जेन एक्स आता है, लगभग 24-25 करोड़ की आबादी। मिलेनियल्स 81 से 96 में पैदा हुए 35 करोड़ की आबादी, और साथ ही 97 से 2012 के बीच जो जिन लोगों का जन्म हुआ है वो है जेन जी वाली कैटेगरी, और वो आंकड़ा सबसे ज्यादा है 37.7 करोड़ का। उसके बाद ऑफ कोर्स 2013 के बाद वाले बच्चे आते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा आबादी इस समय भारत की है। जेन जी इज रूलिंग द पॉपुलेशन नंबर्स। वहीं अगर आप गौर करिएगा, कंपैरेटिव देखिए, अमेरिका की आबादी से ज्यादा बड़ा है भारत का जेनजी का पूरा मार्केट या फिर जेनजी की आबादी, और जाहिर तौर पर इनका जो योगदान है इकोनॉमी में वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। वर्कफोर्स के लिहाज से इस समय यानी कि 2024 में आंकड़ा 25% तक का हिस्सा है इनका वर्कफोर्स में, लेकिन 2030 तक ये 36% तक आएगा, और अगले 10 सालों में यानी कि 35 आते आते यही जेनजी 47% जॉब मार्केट का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। जाहिर तौर पर इनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरा बाजार इन्हीं के मुट्ठी में है। मौजूदा आंकड़े हैं कि 2 लाख करोड़ की टोटल कंजम्पशन में इस समय जेनजीज का 43% का शेयर है या फिर योगदान है। 2030 तक ये मार्केट पूरा 2.9 लाख करोड़ तक पहुंचेगा और जेनजीज का हिस्सा 1.4 लाख करोड़ का रहेगा, और अगले 10 सालों की बात की जाए तो 50% मार्केट इनका होगा, जहां पर टोटल कंजम्पशन 4 लाख करोड़ तक बढ़ने के आसार हैं और जेनजी लगभग 2 लाख करोड़ तक का खर्च करता हुआ दिखाई देगा। सवाल यह है कि अगर पूरा बाजार इनकी मुट्ठी में है तो खर्च कहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है? तो अलग अलग कैटेगरी सामने हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल मार्केट जो करीब 100 to 110 बिलियन डॉलर का है, उसमें जेनजी 45 to 50 बिलियन डॉलर का खर्च करता है, यानी कि 47% ऑफ द मार्केट। ट्रैवल एंड वेकेशन मार्केट 160 से 180 बिलियन डॉलर का, जेनजी का हिस्सा 47% का है। ऐसा ही ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट, हालांकि ये मार्केट छोटा है, 15 से सिर्फ 20 बिलियन डॉलर तक का, लेकिन जेनजी वहां पर करीब करीब 44% तक का टोटल कंजम्पशन कर रहा है। पैकेज फूड और एफएमबी मार्केट में भी 70 से 75 बिलियन डॉलर वाले मार्केट में 45% यानी कि 30 से 35 बिलियन डॉलर जेनजी ही कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर टेक एंड डिवाइस मार्केट में भी ये 45% पर आंकड़ा आ रहा है। लेकिन यही नहीं, आप देखिएगा बाहर खाना हो, होम डिलीवरी हो, उसमें भी जेनजी आगे है। नियरली 48% जो कंजम्पशन हो रहा है वो जेनजी के कहने या फिर जेनजी के पैसे खर्च करने पर हो रहा है, और ओटीटी सेगमेंट में भी वो आंकड़ा 48% का है। तो ये एक चीज जाहिर है कि जेनजी इस समय सबसे ज्यादा आबादी वाली जनरेशन इस समय भारत में। Intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No, we're not doing that. तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।